The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसकी हेल्प से आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स के साथ, यानी कि आप लोग मोलिकुलर लेवल के ऊपर जाकर थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने बेसिक बातें की कि आखिर क्यों आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हो या फिर क्या आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, हमने सिलेबस को डिस्कस किया। उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को जनरली आप लोग दो मॉडल के हिसाब से पढ़ते हो। एक मॉडल आपके पास था एनसेम्बल हाइपोथेसिस और दूसरा आपके पास था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जो आपके पास पहली थ्योरी थी एनसेम्बल हाइपोथेसिस की, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसका हमने क्या पढ़ा, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा जहाँ पर हम लोगों ने बात की कैनोनिकल क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल क्या होता है या फिर आपका ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल क्या होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को, जिसके अंदर हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया और पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने आपसे कहा कि पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से आप लोग सारी के सारी थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं कि आखिर पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करने वाले जो प्रीवियस ईयरली आपसे गेट के अंदर या फिर CSIR नेट के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 4 of Statistical Thermodynamics. अभी तक Statistical Thermodynamics के अंदर हमने पढ़ा कि Statistical Thermodynamics केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्टली क्या करती है, रिलेट करती है। इसका मतलब वो मोलिकुलर स्केल के ऊपर जाकर चीज़ों को पढ़ती है और उसके बाद मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर जो एंटिटीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे थे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, CP, CV, Q, HG, AU, इन सभी थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट करने के अंदर आपकी हेल्प करती है। लेकिन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग मोलिकुलर स्केल के ऊपर जाकर चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मोलिकुलर स्केल के ऊपर जाकर चीज़ों को तो हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लेवल्स हैं। इसका मतलब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग एनर्जी लेवल्स की हेल्प से अपने थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट करने वाले हैं। और क्लासेस के दौरान हम लोग पार्टीशन फंक्शन तक पहुंच गए थे, जहां पर मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पार्टीशन फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराया था। वहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि आपके पार्टीशन फंक्शन का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर आप लोग पहले लास्ट के लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपका पार्टीशन फंक्शन होता है और कैसे हम लोग इस फॉर्मूले तक पहुंचे हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर दो टर्म देखने को मिलेगी, एक रहेगी आपके पास एनर्जी लेवल्स और दूसरी टर्म आपके पास क्या रहेगी, टेम्परेचर रहेगी। तो एनर्जी लेवल तो आपके पास एक क्वांटम मैकेनिकल टर्म है, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप लोग उसको डिटरमाइन करते हो, और टेम्परेचर आपके पास एक थर्मोडायनामिक एंटिटी है जिसको आप लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ते हो। तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से, इसी पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हम लोग थर्मोडायनामिक एंटिटीज सारी की सारी, चाहे आपका प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, एंट्रोपी हो, टेम्परेचर हो, आपकी एंथैल्पी हो, CP, CV, आपका U हो, आपका AG, आपके सारे के सारे थर्मोडायनामिक एंटिटीज को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टीशन फंक्शन। तो अगर पार्टीशन फंक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको पहले इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये कैसा फंक्शन होता है, इसको हम लोग थर्मल वेव फंक्शन क्यों बोलते हैं, टेम्परेचर 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, टेम्परेचर इन्फिनिट के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस और आपकी बिल्कुल जो आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, बाउंड्री कंडीशंस होती है, उनके ऊपर चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बेसिक बातें करेंगे पार्टीशन फंक्शन रिलेटेड कि क्या इसके फीचर्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयरली गेट के अंदर या फिर CSIR नेट के अंदर आ चुके हैं पार्टीशन फंक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन के। वहां से जैसे कि जो हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, वहां से आपके जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं CSIR नेट के अंदर या फिर आपके गेट के अंदर, उन क्वेश्चंस को भी आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का, पार्टीशन फंक्शन, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अपने आप इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लेक्चर को पूरा देखिए, हर एक चीज को समझते हुए चलिए
लिए अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूले की। तो आपने देखा इसके अंदर आपके पास एनर्जी लेवल की टर्म है, आपके पास टेम्परेचर है, तो क्वांटम केमिस्ट्री को क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स से डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एनर्जी लेवल्स की, तो एनर्जी लेवल्स आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं। या तो एनर्जी लेवल्स के अंदर आपके पास डीजनरेसी आपको देखने को मिलेगी, या फिर उसके अंदर कोई भी डीजनरेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं, आपके पास कुछ इस तरीके की आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरीके आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। और अब आप कह सकते हो कि जो आपका बिल्कुल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल जो मैंने बनाया है, आपका ये जो मैंने आपका लेवल बनाया है, ये अपने आप में क्या है, आपके पास नॉन डीजनरेट है। इसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर लेवल की, तो इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर आपके पास क्या है, 3 स्टेट है। पूरे लेवल के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर डीजनरेसी है और यहाँ पर क्या है, 3 आपके पास स्टेट हैं। तो डीजनरेसी या फिर आप बात कर सकते हो नॉन डीजनरेसी, ये दोनों टर्म आप लोग लेवल के लिए यूज करते हो। अगर मैं बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट की, तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप लोग डीजनरेसी या फिर नॉन डीजनरेसी जैसे कंसेप्ट को नहीं पढ़ते। तो वो कंसेप्ट आपके पास किसके लिए होता है, पूरे एनर्जी लेवल के लिए होता है। ये एनर्जी लेवल आपके पास अलग एनर्जी लेवल है, ये आपके पास अलग एनर्जी लेवल है, ये आपके पास अलग है। तो ये आपके पास डबली डीजनरेट है, ये आपके पास नॉन डीजनरेट है, ये आपके पास ट्रिपली डीजनरेट है, ये आपके पास क्या है, नॉन डीजनरेट है। तो डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी का कंसेप्ट आप लोग लेवल के लिए पढ़ते हो। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर डीजनरेसी या फिर नॉन डीजनरेसी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो अगर मैं पार्टीशन फंक्शन स्टेट के लिए लिखने में इंटरेस्टेड हूं, तो वहां पर आप लोग डीजनरेसी को इंक्लूड नहीं करोगे, मैंने यहां पर जीआई नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप लोग पार्टीशन फंक्शन किसी लेवल के लिए लिख रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को डीजनरेसी को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल के अंदर आपकी डीजनरेसी हो भी सकती है या फिर आपकी डीजनरेसी नहीं भी हो सकती। अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, ट्रिपली डीजनरेट है। इस लेवल की बात करूं तो ये कैसा आपके पास नॉन डीजनरेट है, इसका मतलब इसकी डीजनरेसी कितनी है, 1 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या आपके पास नॉन डीजनरेट है, तो इसकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन आपका जो ये लेवल है ये आपका डबली डीजनरेट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो कंसेप्ट होता है डीजनरेसी का, ये आपका किसी भी एनर्जी लेवल के लिए होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता। तो अगर ये स्टेट के लिए नहीं होता, कंसेप्ट ही नहीं होता, तो पार्टीशन फंक्शन को लिखते वक्त स्टेट के लिए आप लोग डीजनरेसी को नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आप लोग पार्टीशन फंक्शन एनर्जी लेवल का लिख रहे हो, पूरे के पूरे लेवल का आप लोग लिख रहे हो, तो वहां पर आप लोगों को डीजनरेसी को लिखना पड़ेगा, अलग से उसको मेंशन करना पड़ेगा। द रीजन वाई क्यू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स मोलिकुलर प्रॉपर्टी, क्वांटम मैकेनिकल टर्म जो कि मेरी क्या थी, एनर्जी लेवल्स थी, एंड मोलर प्रॉपर्टी यानी कि थर्मोडायनामिक टर्म जो कि आपके पास क्या थी, टेम्परेचर थी। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। द फंक्शन क्यू डिटरमाइंस हाउ एनर्जी इज पार्टीशनड among the possible state of the system, or in other words it indicates number of thermally accessible state of collection of molecules। इस लाइन को समझने का मतलब की कोशिश कीजिएगा कि आप, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन क्यू डिटरमाइंस हाउ एनर्जी इज पार्टीशनड अमंग पॉसिबल स्टेट। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ इस तरीके के एनर्जी लेवल्स हैं, कुछ इस तरीके के आपको एनर्जी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो जो आपकी पार्टीशन फंक्शन है वो आपको बताता है कि आखिर किस तरीके से आपकी एनर्जी जो है वो डिवाइड हो रखी है। पार्टीशन मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो डिवाइड है। तो हर एक स्टेट के अंदर आपकी एनर्जी किस तरीके से डिवाइड है, ये आपको पता चलता है पार्टीशन फंक्शन से। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे जाकर कि आप लोग पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से कैसे इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप लोग एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां पर हम इस चीज को लेकर आएंगे। और इस चीज को मैं ये भी बोल सकता हूं, इट इंडिकेट नंबर ऑफ थर्मली एक्सेसिबल स्टेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। टेम्परेचर की ओर बात करूं तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, थर्मली मैंने वर्ड यहाँ पर यूज कर लिया। तो किस टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, ये बात भी आप लोगों को बताता है पार्टीशन फंक्शन बोलता है। इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, थर्मली एक्सेसिबल स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका बिल्कुल ही जीरो है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट के अंदर चाहिए, ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेंगे। तो सारे के सारे आपके जो ग्राउंड लेवल आपके पास जो होगा, ग्राउंड स्टेट जो आपके पास होगी, उसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ
कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन है इट इंडिकेट नंबर ऑफ थर्मली एक्सेसिबल स्टेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स आपके पास 2 3 4 5 या कितने भी रह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसके लिए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि आप लोगों से सेकंड क्लास के अंदर कि जो आपका पी होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻⁻⁻ अपॉन में kT। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूले को डिराइव किया, वहां से हम लोग कहाँ पहुंचे, पार्टीशन फंक्शन से पहुंचे। तो वापस से वहीं जाते हैं बैक स्लैश के अंदर। आपने वहां पर कहा था कि जो आपका पी होता है उसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा, जो आपके पास नीचे की जो टर्म थी आपके पास, जो कि क्या थी आपके पास, समेशन ऑफ GI ई माइनस का ई आई अपॉन में के टी। इस टर्म को आपने क्या कहा था, पार्टीशन फंक्शन कहा था, इसको आपने क्यू कह दिया था। अब आप इंटरेस्टेड हो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर अपने पार्टीशन फंक्शन को निकालने के लिए, क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर आपका फंक्शन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एट टी इजकल टू 0 आपका क्यू क्या है और टी इजकल टू इन्फिनिट आपका क्यू का है, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या हुई, 0 केल्विन टू इन्फिनिटी। तो दोनों टेम्परेचर के हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि आपका पार्टीशन फंक्शन क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि जो आपका पार्टीशन फंक्शन जो कि आपका क्या है, जो कि आपके पास Q है, अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे खोलता हूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, G0 e⁻E0 अपॉन में KT प्लस का G1 e⁻E1 अपॉन में KT प्लस का G2 इंटू में e⁻E2 अपॉन में KT एंड सो ऑन। इसको मैं क्या करता रहूँगा आगे जाके एज इट इज़ लिखता रहूँगा। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ t इजकल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपका t है, जहाँ भी आपका t है उसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह मुझे 0 को पुट करना पड़ेगा। t की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0 केल्विन रख दी। अगर मैंने t की वैल्यू को 0 केल्विन रख दिया तो आपके पास ये टर्म कैसे निकल कर आ जाएगी, आपको पता है कि e⁻1 अपॉन 0 या फिर x अपॉन 0 कुछ भी एनीथिंग अपॉन 0 आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भी अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनाइट। तो e अब ये पास क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास e⁻⁻∞, यानी कि 1 अपॉन में e⁻∞। अब नीचे आपके पास क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर आपके पास 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली 0 आप लोग लिख सकते हो। तो एट टेम्परेचर 0 के ऊपर आपकी जो ये e वाली टर्म है, e⁻, सारी की सारी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, आने वाली सारी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपका पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पार्टीशन फंक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो 0 क्यों नहीं हो सकता, इसको सोचते हैं। वो 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप कह रहे हो कि पार्टीशन फंक्शन आपको सारी की सारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज के बारे में बताएगा। वो आपको बताएगा कि आपका U क्या है, आपका H क्या है, आपका P क्या है, आपका V क्या है, आपका S क्या है, आपका T क्या है। तो अगर आपका Q ही 0 हो गया तो आपके सारे के सारे थर्मोडायनेमिक एंटिटीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपके Q को t इजकल टू 0 के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए था। तो अब मुझे अपने फंक्शन को क्या करना है, डिफेंड करना है। क्योंकि जैसे आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि आपके पास साई क्या होता है, फंक्शन होता है, और उस साई की हेल्प से आप लोग सारी की सारी क्या निकालते हो, अपनी ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। तो आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। आपको फंक्शन को डिफाइन करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप टेम्परेचर 0 की बात कर लो या फिर अपने टेम्परेचर इन्फिनिट के ऊपर बात कर लो। तो बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर आपके फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। फंक्शन की वैल्यू के आने के बाद आपकी एंटिटीज 0 के बराबर हो सकती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही, वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। उसी तरीके से आपका पार्टीशन फंक्शन भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर 0 नहीं हो सकता। तो अब मुझे इस चीज को डिफेंड करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आफ्टर क्वांटम वाली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपकी बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस है। तो हम लोग आफ्टर क्वांटम वाली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और आफ्टर क्वांटम के अंदर आपके पास पार्टीशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन जब मैंने उसको t इजकल टू 0 के ऊपर देखा तो आपका पार्टीशन फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको इसको डिफेंड करना है। डिफेंड करने के लिए आप लोग कहाँ गए, बिफोर क्वांटम वाली अप्रोच के अंदर गए। और बिफोर क्वांटम वाली जो आपकी अप्रोच थी उसके अंदर आपसे कहा गया था कि आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 होती है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 0 के बराबर होगी। उसको क्या आपको 0 पुट करना पड़ेगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी हर एक स्टेट के लिए आपकी क्या होगी, 0 होगी। ये अप्रोच थी आपकी बिफोर क्वांटम वाली। तो वहां से मैंने क्या उठाया, इस कंसेप्ट को उठाया कि आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर मैं t इजकल टू 0 के ऊपर अपने पार्टीशन फंक्शन को निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को 0 करना पड़ेगा। उसके बाद मैं t को 0 के बराबर रखूंगा फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि अगर मैंने पहले रखा तो आपका फंक्शन 0 हो गया और आप इसको डिफेंड करना चाहते हो, क्योंकि आपका फंक्शन 0 नहीं हो सकता। तो आपने
हेल्प ली, जो आपकी बिफोर क्वांटम वाली जो आपकी जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स थी वो आपसे बोल रही थी कि आपके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने क्यू के एक्सप्रेशन को लिखा, उसके बाद मैंने ग्राउंड स्टेट की जो आपकी एनर्जी थी पहले मैंने इसको जीरो के बराबर पुट किया। जब मैंने ई नोट को जीरो के बराबर पुट कर दिया, जो कि मेरी कैसी अप्रोच है, प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, क्योंकि हम लोग बिफोर क्वांटम वाले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स को क्या मानते हैं, प्योर स्टैटिस्टिकल मानते हैं। जो आपकी आफ्टर क्वांटम है वो आपकी प्योर स्टैटिस्टिकल नहीं होती। तो मैंने प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच से वहां पर यूज किया और मैंने अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को पहले क्या कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया। यानी कि आपके पास टर्म बन गई ई रेज टू दी पावर माइनस जीरो, और ई रेज टू दी पावर जीरो किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, आपके पास 1 के बराबर होती है। तो ये आपके पास 1 निकल कर आ जाएगी वाली टर्म। जैसे ही आपकी 1 बनी तो आपका क्यू बन गया जी0 प्लस जी1 ई रेज टू दी पावर माइनस ई1 अपॉन के टी प्लस जी2 ई रेज टू दी पावर माइनस ई2 अपॉन KT एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, अब आप इस टेम्परेचर को जीरो पुट करोगे, और जैसे ही आपने टी को यहां पर जीरो पुट किया तो आपके पास ये बाकी जो टर्म है पीछे वाली क्या बन जाएगी, आपकी जीरो बन जाएगी। जो हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जैसे ही आप लोग टी को जीरो करते थे तो आपकी सारी की सारी टर्म क्या बन रही थी, जीरो बन रही थी। लेकिन मैंने पहले ई0 को जीरो रखकर मैंने यहां पर इस चीज को यहां से निकाल दिया ताकि आपका फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे, वो आपका जीरो ना बने, क्योंकि आपका फंक्शन कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो जैसे आपने टी को जीरो रखा है, साइड टर्म जीरो बन गई, तो आपका क्यू बराबर में आ गया जी0। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जीरो के ऊपर आपका पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर है, जी0 के बराबर है। यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या रहना पसंद करेंगे। और ये होता भी है, जब आप जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को कम करते हो आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएंगे, और लोअर एनर्जी में आपके पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। यानी कि जो नीचे वाली आपके पास लेवल्स होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो, लोअर एनर्जी बोलते हो। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को बिल्कुल मिनिमम कर दिया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल नीचे वाली एनर्जी लेवल की स्टेट में आ जाएंगे, जो कि आपके पास होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यानी कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट का जो लेवल होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वहां पर आना पसंद करेंगे और सारे के सारे वहीं पर आ जाएंगे। तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर आपका क्यू रह गया, क्या आ गया, जी0 के बराबर आ गया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल है। अगर मैं बात करता हूं टी टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 0 केल्विन रख दोगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एट टी इक्वल टू जीरो ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। अब बात करते हैं कि टी इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर क्या होने वाला है। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर आप टेम्परेचर की जगह क्या करोगे, इनफाइनाइट को पुट करोगे। मैंने क्या किया, मैंने पहले फॉर्मूले को लिखा, क्यों आपका किसके बराबर हो गया, जी0 इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस ई0 अपॉन के टी प्लस का जी1 ई रेज टू दी पावर माइनस ई1 अपॉन के टी प्लस का जी2 ई रेज टू दी पावर माइनस ई2 अपॉन के टी एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने टेम्परेचर क्या रख दिया, इनफाइनाइट रख दिया। क्या रख दिया मैंने टेम्परेचर के, इनफाइनाइट बन गया। तो ये आपके पास कुछ टर्म बन गई, समथिंग अपॉन में क्या, इनफाइनाइट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा की पूरा ये आपके पास बन जाएगा जीरो। तो यानी कि ई रेज टू दी पावर के अंदर सब के सब क्या बन गए आपके पास, ई रेज टू दी पावर जीरो बन गए। और ई रेज टू दी पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि आपका क्यू किसके बराबर हो गया, जी0 प्लस जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 एंड सो ऑन। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ जी लिख सकते हो, समेशन ऑफ जी लिख सकते हो। तो आपका क्यू क्या बन गया, समेशन ऑफ जी बन गया। इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा, तो सारे के सारे एनर्जी लेवल्स एक्सेसिबल हैं, मॉलिक्यूल्स किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर आपके रह सकते हैं। अगर टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो क्या करेंगे, लोअर एनर्जी से ऊपर क्या करेंगे, जंप करेंगे और जंप करेंगे और जंप करेंगे, और वो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक लेवल के अंदर रह सकते हैं। तो टेम्परेचर जीरो के ऊपर सिर्फ ग्राउंड स्टेट एक्सेसिबल होती है, और टेम्परेचर इनफाइनाइट के ऊपर आपकी सारी की सारी जो आपकी स्टेट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है, एक्सेसिबल हो जाती है। वो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। क्वेश्चंस भी हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहां से आए हुए हैं। तो लेक्चर के अंदर बने रहिए, कुछ और बातें करते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। अब कुछ और बातें पढ़ते हैं। द पार्टीशन फंक्शन कंटेन्स ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू कैलकुलेट बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी एंड प्लेज अ वेरी सिमिलर रोल एज प्लेड बाय वेव फंक्शन इन क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपसे कह रहा है कि पार्टीशन फंक्शन के अंदर वो सारी की सारी खूबियां हैं जिससे आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अपनी थर्मोडायनामिक एंटिटीज, यानी कि आप लोग अपनी सारी की सारी बल्क प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, क्योंकि फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स है, एंड इट प्लेज अ वेरी सिमिलर रोल
एज प्लेड बाय वेव फंक्शन इन क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपके पास वेव फंक्शन होता है, उस वेव फंक्शन के ऊपर आप लोग ऑपरेटर को अप्लाई करते हो, वो ऑपरेटर आपको पोस्टुलेट के अंदर गिवन होते हैं। तो पोस्टुलेट से आपने ऑपरेटर उठाए, पोस्टुलेट से आपने फंक्शन को उठाए, वहां से आपने उसको ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया और आपके पास वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स निकलने लग जाती है। आपके पास पोजीशन आ जाता है, आपके पास मोमेंटम आ जाता है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, यानी कि फंक्शन से आपकी सारी की सारी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स निकल जाती है। जस्ट लाइक दैट जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है ये भी एक इस तरीके का फंक्शन है जिससे आप लोग सारी की सारी थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड थर्मल वेव फंक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड थर्मल वेव फंक्शन इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री में आपके पास वेव फंक्शन होता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में आपके पास क्या है, थर्मल वेव फंक्शन है। क्वांटम केमिस्ट्री में वेव फंक्शन सारे के सारे ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मल वेव फंक्शन सारे के सारे आपके जो ऑब्जर्वेबल्स हैं थर्मोडायनामिक्स के उनको कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज एनर्जी इज एडिटिव partition function is multiplicative in nature for a particular molecule as well as for particular system। जैसे कि आप लोग एनर्जी में क्या बोलते हो, आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए आप लोग क्या बोलते हो कि उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिकल। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल 4 मोशंस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, एक मॉलिक्यूल 4 टाइप के मोशंस को दिखा सकता है। ट्रांसलेशन मोशन वो दिखा सकता है, रोटेशनल मोशन वो दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल मोशन वो दिखा सकता है, वाइब्रेशनल मोशन वो दिखा सकता है। तो हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग उसकी अपनी खुद की क्या होगी, एक एनर्जी होगी। अगर मैं हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी एनर्जी है उनको मैं सम अप कर दूं, उनको मैं ऐड कर दूं, तो आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। तो आपकी ई टोटल क्या हो गई, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिकल। मैंने यहां पर हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी को लिखा हुआ है। इन सेम वे अगर मैं बात करता हूं कि आपका पूरा पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, पूरा थर्मल वेव फंक्शन क्या होगा, तो वो आपके पास होगा क्यू ट्रांसलेशनल प्लस इनटू में क्यू रोटेशनल इनटू में क्यू वाइब्रेशनल इनटू में क्यू इलेक्ट्रॉनिकल। जैसे कि आपका क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर होता है, आपका वेव फंक्शन क्या होता है, आप लोग क्या लिखते हो, टोटल वेव फंक्शन को साई 1 इनटू में साई 2। अगर आप लोग दो वेव को आपस में क्या करते हो, कंबाइन करते हो, तो उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, साई आपका टोटल क्या हो जाता है, साई 1 इनटू में साई 2। तो जैसे आपके फंक्शन वहां पर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टीशन फंक्शन भी क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। इसको आप लोग अलग से निकाल भी सकते हो, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आपका क्यू क्या होता है, मैं जीआई को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस ई टोटल अपॉन में के टी। मैं बात कर रहा हूँ एक मॉलिक्यूल की, मैंने यहाँ पर जीआई को नहीं लिया, मानकर चल देते हैं कि आपका क्या है, डी जनरेशन यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ई रेज टू दी पावर माइनस ई टोटल क्या लिख दूंगा मैं, ई ट्रांसलेशनल प्लस में ई रोटेशनल प्लस में ई वाइब्रेशनल प्लस में क्या, ई आपकी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकल, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका के टी हो जाएगा। अब मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा आपके पास, ई रेज टू दी पावर माइनस ई आर बाई के टी इंटू में क्या, ई रेज टू दी पावर माइनस ई रोटेशनल बाई के टी इंटू में क्या, ई रेज टू दी पावर माइनस ई वाइब्रेशनल बाई के टी इंटू में क्या, ई रेज टू दी पावर माइनस ई इलेक्ट्रॉनिकल बाय के टी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू ट्रांसलेशनल, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू रोटेशनल, इसको मैं क्या बोल सकता, इसको हो जाएगा क्यू रोटेशनल, ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू वाइब्रेशनल, ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू इलेक्ट्रॉनिकल हो जाएगा। तो अगर आपके एनर्जी जिस तरीके से एडिटिव होती है, उसी तरीके से आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, जस्ट लाइक आपका जो वेव फंक्शन क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो एक प्रॉपर्टी आपने इसकी ये पढ़ ली। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। उसी तरीके से आप लोग क्या कह रहे थे, देखिए इस चीज़ का जिक्र हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी किया था, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा था। मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि अगर आपका ट्रांजिशन मोशन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका गैप क्या होता है, कम होता है, फिर उससे ज़्यादा रोटेशन का होता है, फिर आपके पास वाइब्रेशन का होता है, और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ लिया है, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया कि आखिर क्यों आपका ऑर्डर कुछ इस तरीके का होता है। तो मैं यहाँ पर उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे मैंने इस ऑर्डर को लिखा है, तो आप लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स का जो मेरा लेक्चर था इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी का, उसको पढ़ सकते हो। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को डिटेल के अंदर आपको बताया है। अब मैं कह रहा हूँ आपका पार्टीशन फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा। आप कह रहे हो कि आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ई रेज टू दी पावर माइनस एनर्जी अपॉन में के टी। तो अगर आपका ई बढ़ा, अगर आपकी एनर्जी बढ़ी, तो आपका क्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका ई बढ़ा तो आपका क्यू क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा।
क्योंकि आपका पार्टीशन फंक्शन एनर्जी से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई बढ़ेगा तो आपका क्यू क्या होगा, कम होगा। तो अगर ई ट्रांसलेशन का सबसे कम तो क्यू ट्रांसलेशन का सबसे ज़्यादा। तो ये ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए कि किस मोशन के कोरस्पॉन्डिंग का जो पार्टीशन फंक्शन होता है, किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली भी आ सकता है कि आपको दे देंगे कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो ट्रांसलेशन और वाइब्रेशनल मोशन को शो कर रहा है, तो किसका पार्टीशन फंक्शन ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आपके पास आ सकते हैं, इसलिए आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपके पास फॉर n डिस्टिंग्विशेबल n आइडेंटिकल यूनिट हुए, अगर आपके पास कोई n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं और वो सारे के सारे कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो आपका पार्टीशन फंक्शन टोटल क्या हो जाएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक पार्टीशन फंक्शन होगा। Q इसका होगा Q1, Q2, Q3, Q4। अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल है तो सबका अपना अपना पार्टीशन फंक्शन होगा। एक मॉलिक्यूल का Q1 सेकंड वाले का Q2 सेकंड वाले का थर्ड वाले का Q3 फोर्थ वाले का Q4 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या है, आइडेंटिकल है, तो सबके पार्टीशन फंक्शन भी सेम होगा। आपके पहले वाले का भी Q, दूसरे का भी Q, तीसरे का भी Q, चौथे का भी Q, करते रहो आप लोग, तो आपका टोटल क्या बन जाएगा आपके पास, Q इंटू में Q इंटू में Q इंटू में Q इंटू में Q, अप टू कब तक, जितने भी आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है, n मॉलिक्यूल है, तो अप टू कहाँ तक करोगे आप इसे, Qn तक करते जाओगे। यानी कि n टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, Q को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका टोटल फंक्शन क्या बन जाएगा, Q रेज़ टू द पावर n। अगर आपके पास n डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल यूनिट हुए, n आइडेंटिकल आपके पास मॉलिक्यूल हुए, तो टोटल पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, Q इंटू में Q इंटू में Q इंटू में Q एंड सो ऑन। तो आपके पास Q हो जाएगा इक्वल टू Q रेज़ टू द पावर n। मॉलिक्यूल मेरे आइडेंटिकल थे, इसीलिए आपके पार्टीशन फंक्शन क्या रह गए, सेम रह गए। कैसे थे आपके पास, डिस्टिंग्विशेबल n आइडेंटिकल आपके पास मॉलिक्यूल थे। अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कैलकुलेट करने में फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल n आइडेंटिकल यूनिट, यानी कि मैं डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ आ रहा हूं, और आपको पता है कि जब भी आप लोग डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव करते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है बाय फैक्टोरियल n। तो वही आपको करना है। तो आपका Q क्या हो जाएगा, Q a रेज़ टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं जब हमने क्या कैलकुलेट किया था, W को हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे डिस्टिंग्विशेबल के लिए भी और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए भी। अगर मैं बात करूं डिस्टिंग्विशेबल फॉर्म निकल कर क्या आ रहा था, m फैक्टोरियल अपॉन में क्या, m माइनस का n फैक्टोरियल, ये आपके पास निकल कर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ पे गए थे, इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर गए थे, जैसे ही हम लोग ने इनडिस्टिंग्विशेबल बात की थी, आपका फॉर्मूला क्या बन गया था, m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में m माइनस का n फैक्टोरियल। और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल की तरफ मूव करोगे तो आपके पास n डिस्टिंग्विशेबल से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही सेम तरीका मैंने यहाँ पर कर दिया और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आज हम लोगों ने बिल्कुल जनरल चीज़ें पढ़ी है पार्टीशन फंक्शन की। अभी तक हम लोगों ने इससे थर्मोडायनामिक एंटिटीज को निकालना शुरू नहीं किया, सिर्फ 2 या 3 पेज पढ़े, लेकिन इनके ऊपर से भी आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं CSIR नेट के अंदर भी और आपके गेट एग्जाम के अंदर भी। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कैसे आप उन्हें करोगे, कैसे आप लोगों ने अप्रोच करोगे, उसकी बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CSIR नेट 2015 के अंदर, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, विद इन 10 सेकंड आप इसका आंसर दे दोगे। तो CSIR नेट 2015 यानी कि अभी रिसेंट ही क्वेश्चन आया हुआ है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। When t tends to infinity, value of single partition function will be given degeneracy of level j is gj। लेवल j की डिजेनरेसी रखिए gj, यानी कि वो j की टर्म क्या आपको बता रहा है, जैसे जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े उसके अंदर आप लोग क्या लिख रहे थे, gi को लिख रहे थे e रेज़ माइनस ई आई अपॉन में kt। तो यहाँ पर ये i की जगह क्या बोल रहा है, सिर्फ j बोल रहा है, इससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, जब आपके पास टेम्परेचर इन्फिनिट की तरफ टेंड करेगा तो आपके पास पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ पर आपने इसको राइटली याद किया हुआ है कि टेम्परेचर 0 के ऊपर से ग्राउंड स्टेट, और टेम्परेचर आपके पास अगर इन्फिनिट है तो सारी की सारी स्टेट आपके पास क्या हो जाती है, एक्सेसिबल हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर इन्फिनिट के ऊपर आपका क्यू क्या होगा, समेशन ऑफ आपका GI होगा। यह फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर डिजेनरेसी जैसे दिखा रखे तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दोगे, GJ लिख दोगे। तो आप देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आपका सही है, तो आपका C ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो 10 सेकंड्स के अंदर आपने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर दोगे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप लोग 10 सेकंड के अंदर कर रहे हो तो फिर आपका अच्छी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, तभी आप लोग नेट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास CSIR नेट 2015 का क्वेश्चन है, ये भी वो आपके पास जून में आया होगा, तो ये आपके पास दिसंबर में आया था। क्वेश्चन क्या है, द इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी करेक्शन
इन बोल्ट्जमैन फॉर्मूलेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉलोइंग वे। आप जब भी क्या करोगे, डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर जाओगे तो आपको फंक्शन के अंदर क्या चेंज करना है, सिर्फ ये चीज़ आपसे पूछी गई है पेपर के अंदर, यानी कि वो आपको कह रहा है कि आपको ये चीज़ भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जब भी आप लोग डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर जाओगे तो आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपका फंक्शन रिप्लेस किससे हो जाएगा, फंक्शन बाय n फैक्टोरियल। f उसने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया हुआ था लेकिन f वहाँ पर आपका फंक्शन नहीं था, तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर जो आपका बी ऑप्शन है fn को उसने फंक्शन बोला हुआ था, तो रिप्लेस fn बाय fn अपॉन में n फैक्टोरियल। जब भी आप लोग डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर जाओगे तो आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास ली है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की, और हर एक क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, यानी कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के हर पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कंसेप्ट को आराम से कीजिए। 12 में भी क्वेश्चन आया था, 11 में भी आया था, 13 का भी किया है, 15 का भी किया है, 14 का भी किया है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हर साल क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 2 4 मार्क्स के आ सकते हैं, फिर आपके पास 1 4 मार्क्स का, या फिर आपके पास 1 2 मार्क्स का, या फिर 1 4 मार्क्स का और 2 आपके पास 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो समथिंग अराउंड 6 से लेके आपकी 10 मार्क्स की यूनिट यहाँ पर कवर करती है। 10 मार्क्स का या फिर आपके पास 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आपको पक्का देखने को मिल जाएगा CSIR नेट JRF के एग्जाम के अंदर। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गेट फिजिक्स का क्वेश्चन था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए सिस्टम whose 3 energy levels are given by 0, E and 2E. The energy level E is twofold degenerate and the other 2 are non-degenerate. The partition function of the system with बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में KT, यानी कि 1 अपॉन में KT को आपको बीटा के बराबर पुट करना है, इज गिवन बाय। आपको सिर्फ पार्टीशन फंक्शन निकालना है। आपको गिवन है कि आपके पास 3 क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। जो आपका एनर्जी लेवल की क्या है, आपके पास ये 0 इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी E है और उसकी एनर्जी क्या है 2E है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो एनर्जी लेवल की एनर्जी इसकी E एनर्जी लेवल है, ये आपके पास कैसा है, 2 फोल्ड डीजनरेट है, यानी कि इसके अंदर कितनी स्टेट है, 2 स्टेट है। और आपके पास जो बाकी जो आपका एनर्जी लेवल है इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, यानी कि आपके पास G0 क्या हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर आपके पास G1 क्या हो गया 2 और आपका G2 क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 1। तो G1 भी आपको गिवन, G0 भी आपको गिवन है, G1 भी गिवन है और G2 भी गिवन है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन फंक्शन को निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला क्या आपके पास G0 e रेज टू दी पावर E0 अपॉन में KT प्लस का क्या G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KT प्लस का G2 e रेज टू दी पावर माइनस E2 अपॉन में KT। आपके पास E0 भी है, G0 भी है, 1 अपॉन KT को आपको बीटा बोलना है, G1 भी है, E1 भी है, 1 अपॉन KT को आपको बीटा बोलना है, G2 भी है, E2 भी है और 1 अपॉन KT को आपको बीटा बोलना है। वैल्यू को पुट कीजिए, अपने आंसर को थोड़ी बहुत उसके अंदर मैथमेटिक मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है, चीज़ों को कॉमन लेके आपको आंसर तक मैच करना है। जल्दी से इस आंसर को मैच कीजिए, जो भी आपका आंसर निकल कर आ रहा है उसे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही निकला है और मुझे ये पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों ने इस आंसर को सॉल्व कर लिया है। वो क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। फिजिक्स के अंदर पहले क्वेश्चन आया था ये वाला, उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास सेम इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आपके पास, ए सिस्टम हैज़ 2 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी E and 2E. The lower level is 4-fold degenerate and while the upper level is doubly degenerate. If there are n non-interacting classical particles in the system which is in thermodynamic equilibrium at temperature T, the fraction of particle is in upper level is. आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन अपर लेवल इज। आपके पास 2 लेवल है, 1 लेवल है और 2 लेवल है। आपसे 1 लेवल नीचे हो गया, 2 लेवल के पास कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। आपसे पूछा है कि जो आपका अपर लेवल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि उसने पूछा है कि n इन 2 अपॉन में टोटल नंबर। आपके मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी लेवल के अंदर कितने हैं और टोटल आपके पास मॉलिक्यूल की है, इसको आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शन बोलते हो। जैसे कि अगर आपके पास एनर्जी लेवल्स होंगे बहुत सारे, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपके पास इजी, इसको मैं ढंग से बना लेता हूँ एक बार। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, आपके पास 3 एनर्जी लेवल हैं, ये आपके पास क्या है E0 है, ये आपके पास E1 है, ये आपके पास क्या है E2 है। इसकी आपको डिजाइन दे रखी है G0, इसकी G1 मान लो और आपकी क्या मान लो, इसकी G2 मान लो। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन E2 लेवल, तो आप क्या निकालते हो कि आपके पास E2 लेवल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, यानी कि N2 अपॉन में
n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसका आप लोग क्या बोलोगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन सेकंड लेवल। अगर आप लोग वन निकाल तो क्या निकालोगे आप लोग, n1 अपॉन में n, यानी कि क्या हो गया ये P1, ये क्या हो गया आपके पास P2, n3 n0 अपॉन में n क्या हो जाएगा आपके पास P0। और P का तो फॉर्मूला आपको पता है, PI का तो फॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको PI का तो फॉर्मूला पता है। PI का फॉर्मूला आपके पास क्या था, आप लोग वहाँ पर लिख रहे थे कि आपका PI का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं डीएनसी को इंक्लूड कर रहा हूँ तो आपका हो जाएगा GI e रेज़ टू द पावर माइनस EI अपॉन में KT अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास पार्टीशन फंक्शन Q का फॉर्मूला किसके बराबर था आपके पास, Q होता समेशन ऑफ GI e रेज़ टू द पावर माइनस EI अपॉन में KT। यानी कि मोटी मोटी बात है कि आपको सिर्फ Q निकालना है, उसके बाद आपका PI निकल जाएगा और आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर लेवल क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन को देख सकते हो किस तरीके मैंने इस क्वेश्चन को किया हुआ है। आपके पास दो एनर्जी लेवल हैं E1 E2, इसकी एनर्जी E दी हुई है, इसकी एनर्जी 2 दी गई हुई है, इसका G1 4 है, इसका G2 कितना है 2 है। ये आपके पास 4D जनरेट था और ये आपके पास 2-fold जनरेट था, तो इसका आपको पास G1 भी पता है और इसका आपको G2 भी पता है। ड्रॉ कैसे करोगे इसको, ड्रॉ कुछ इस तरीके से होता है, अगर आपके पास 4 होते कैसे हो जाएंगे 1 2 3 और 4 और ये पास कैसा हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू जनरेट। इस तरीके से आप लोग डी जनरेसी को ड्रॉ करते हो, लेकिन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए G1 कितना है G2 कितना है और फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करनी है। आपको निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर एनर्जी लेवल, यानी कि आपको क्या निकालना है N2 अपॉन में n, यानी कि आपको क्या निकालना है P2 आपको निकालना है। तो P2 का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा G2 e रेज़ टू द पावर माइनस का E2 अपॉन KBT अपॉन में Q, पहले Q को निकाल लेते हैं, Q आपका ये रहा, Q का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है G1 e रेज़ टू द पावर माइनस E1 अपॉन KBT प्लस G2 e रेज़ टू द पावर माइनस E2 अपॉन KBT। आपके पास सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर किसमें निकालना है, KBT की टर्म में निकालना है, तो KBT की टर्म में आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। KBT की टर्म में आपको निकालना है E2 आपको गिवन है, G2 आपको गिवन है, E1 आपको गिवन है, G1 आपको गिवन है, तो आपका Q कुछ इस तरीके का निकल कर आ जाएगा। ये आपका Q निकल गया, Q की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ऊपर आपका ये रहा, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कीजिए, आपके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किस तरीके से करनी है उसके लिए आप लोग ऑप्शन को पढ़िए कि आपको ऑप्शन किस फॉर्म के अंदर गिवन है। ऑप्शन आपके पास गिवन है सारे के सारे 1 अपॉन में, यानी कि आपको न्यूमरेटर को क्या करना है 1 करना है। न्यूमरेटर को मान लिया आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर कुछ इस टाइप का आया था, इसको 1 कैसे करोगे आप लोग, इसको इसी नंबर से डिवाइड यहाँ भी कर दो और डिवाइड उसको यहाँ भी कर दो, उसी से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और नीचे वाले को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका आंसर आखिर किसके बराबर आएगा। और जिसके भी बराबर आपका आंसर आता है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको भी अपने आंसर की थोड़ी श्योरिटी हो जाए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा जो भी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। गेट का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेट के अंदर भी आए हुए हैं। ये गेट 2011 के अंदर आया था। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ आपके पास जो नेट के अंदर आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करते हो उसको भी देख लीजिए। एकदम रिसेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट JRF 2017 के अंदर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर और नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ कराए हैं आपसे, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, आपको बस वैल्यूज़ को पुट करना था। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p½ यानी कि क्या दिया हुआ है इसने आपको ये टर्म सिंबल, उसने आपको क्या दिया हुआ है एनर्जी लेवल का टर्म सिंबल दिए हुए हैं। टर्म क्या बोलते हैं इसको आप, टर्म सिंबल बोलते हो, तो उसने आपको क्या दिया हुआ है एनर्जी लेवल का टर्म सिंबल दिया हुआ है। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p1/2 ऑफ फ्लोरीन लाइज एट एनर्जी ऑफ 400 सेंटीमीटर इनवर्स अबव द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट का भी आपको क्या दिया हुआ है टर्म सिंबल दिया हुआ है। द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट KBT इक्वल टू 420 सेंटीमीटर इनवर्स लेना है आपको, इज क्लोज टू, यानी KBT की वैल्यू को आपको ये पुट करके इसके आंसर को निकालना है। देखिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो और इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को कर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे। कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद कर देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कैसे आप लोग इसे कर सकते हो उसका आपको मैं हिंट दे रहा हूं यहां पर कि आपको टर्म सिंबल से डीजनरेसी को कैलकुलेट करना है। अगर आपकी डीजनरेसी निकल गई तो एनर्जी तो आपको दे रखी है, फॉर्मूले आपको पता है, तो वहां से आप लोग सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यूज कर रहा है, मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, आपके पास 2 एनर्जी लेवल गिवन है, मान लीजिए E0 है, क्या है आपके पास E1 है, क्योंकि नीचे वाली कैसे आपके पास ग्राउंड स्टेट है। उसने साफ मेंशन किया हुआ है कि अबव ग्राउंड स्टेट, यानी कि आपके पास जो नीचे वाली है कैसी है ग्राउंड स्टेट है। E0 ऊपर वाली क्या हो जाएगी आपके पास E1। ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल ये रहा, आपके पास एक्साइटेड वाले का क्या रहा टर्म सिंबल ये रहा, और इनके बीच का गैप कितने दे रखा है 400 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है, यानी कि आपका E1 माइनस का E0 आपको क्या दे रखा है
400 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे रखा है। ये चीज़ उसने आपको दे रखी है और आपको यहाँ से क्या निकालना है कि आपका फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी क्या हो जाएगा, क्या निकालना है आपको, N1 अपॉन में N निकालना है, यानी कि आपको P1 को कैलकुलेट करना है। अब P1 का फॉर्मूला आपको पता है, P1 का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, ये आपके पास होगा G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KBT डिवाइडेड बाय क्या, G0 e रेज टू दी पावर माइनस E0 बाय KBT प्लस में G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KBT। ये चीज़ें आपको नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ Q को मैंने अलग से खोल के लिख दिया, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज़ें गिवन है, आपको E1 माइनस का E2 गिवन है और आपको G1 और G2 की G1 और G0 की वैल्यू आपको चाहिए। तो G1 और G0 की वैल्यू के लिए उसने आपको क्या दिया हुआ है, टर्म सिंबल दिया हुआ है। तो पहले टर्म सिंबल की हेल्प से अपने G0 को और G1 को निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं उसको आपको पता है कि टर्म सिंबल को आपको जिस तरीके शो करते हो, नीचे वाली टर्म आपकी क्या होती है, J होती है और Gj का फॉर्मूला क्या होता है, 2J प्लस का 1 होता है। तो J डायरेक्टली गिवन है 1/2, तो इसके लिए आपका G0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में G1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/2 प्लस 1 यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा ये, और आपका G0 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो G1 निकल गया, G0 निकल गया विद द हेल्प ऑफ टर्म सिंबल। एनर्जी गैप आपको गिवन है, यानी कि उसको क्या उसने आपको क्या दे रखा है, E1 माइनस का E0 उसने आपको दे रखा है, किसके बराबर है ये, 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर दूं कि आपको E1 की जरूरत ना पड़े, E0 की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपका E1 माइनस का E0 आ जाए या फिर E0 माइनस का E1 आ जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे क्या है, गिवन है, उसको मैं कैसे कर सकता हूं, इस पूरी टर्म को इसी ऊपर वाले टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KBT से, और इसको भी डिवाइड कर दो किससे, G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में E1 डिवाइडेड बाय KBT से। तो ये टर्म तो आपकी ऊपर से कट जाएगी, ऐसे कैसे क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, बस 1 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, ये रहा आपका PI, मैंने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका PI मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ऊपर डिवाइड करना है इसी टर्म से, किससे, G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन KBT से, और नीचे भी आपको इसी टर्म से डिवाइड करना है, किससे करोगे, G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KBT से। तो G1 e रेज टू दी पावर माइनस E1 अपॉन में KBT की जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पास 1 बन जाएगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, G0 अपॉन में G1 e रेज टू दी पावर माइनस का E0 बाय KBT, ये क्या बन जाएगा इस तरीके का। और जब आप एक्सपोनेंशियल को ऊपर लेकर जाओगे तो एक्सपोनेंशियल को आप ऊपर कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, G0 को निकालो, G1 को निकालो विद द हेल्प ऑफ टर्म सिंबल। आपकी जो एनर्जी है एक्सपोनेंशियल की हेल्प से उसको कहाँ पर लेके जाओ, डिफरेंस के अंदर लेकर जाओ, वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम निकल कर आएगा। किस तरीके से, उसने कहा हुआ है कि आपके पास अबव द ग्राउंड स्टेट, यानी कि ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, और प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच से आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है भाई, 0 होती है। अगर इसकी 0 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 400, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 400 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो अगर ये 0 तो इसको तो 400 होना पड़ेगा। ये 0 कैसे, क्योंकि प्योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर आपके पास E0 0 होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, E0 0 हो जाएगा, और आपके पास E1 क्या हो जाएगा, पास 400 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सीधे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कीजिए, आपके पास E1 भी है, E0 भी है, E1 भी है, KBT की वैल्यू गिवन है 400, KBT की वैल्यू गिवन है 400, KBT की वैल्यू गिवन है 400, G1 भी है, G0 भी है और G1 भी है। सारी की सारी चीज़ आपके पास गिवन है। अगर आप वैल्यूज को ऐसे पुट करोगे तो आपका एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी, 400 अपॉन में 420, क्या आएगा आपके पास, 400 अपॉन में 420 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए बैठूंगा, क्या ये आपके पास आएगा e रेज टू दी पावर के अंदर। अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए बैठूंगा तो आपके पास कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, e रेज टू दी पावर 400 माइनस का 420, इसको इस तरीके से आप कुछ लिखोगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व e रेज टू दी पावर 400 अपॉन में e रेज टू दी पावर 420, फिर आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले आप जरा ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस के अंदर आपके पास e रेज टू दी पावर में सबके पास क्या है, 1 है, और साथ ही उसने पूछा हुआ है कि जो आपका आंसर है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट KBT इज इक्वल टू 420 सेंटीमीटर इनवर्स इज क्लोज टू
यानी कि उसने सिर्फ आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा हुआ है कि आपके क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, तो आप लोग 400 अपॉन 420 को अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हो और इस क्वेश्चन को आप लोग 1 लेकर कर सकते हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था CSIR नेट 2017 के अंदर, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको सारे के सारे कंसेप्ट आते होंगे, आपको पता होगा कि आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 होती है, आपको पता होगा कैसे आप लोग टर्म सिंबल से डीजेनरेसिव कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता होगा कि आप लोग पार्टीशन फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालते हो। तो 4 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तब जाके आपका एक क्वेश्चन होगा, लेकिन वो चारों चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, वो सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो। बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी सारे कंसेप्ट यूज हुए थे, इसलिए बच्चों को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर 2017 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया तो 2020 के अंदर भी आ सकता है, 2022 के अंदर भी आ सकता है और 2021 के अंदर भी आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, टर्म सिंबल की हेल्प से उसने क्या निकाली है, डीजनरेसी निकाली। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। एनर्जी गैप की हेल्प से भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो और E0 को 0 मान के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आज ही क्लास के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब एक डाउट ले लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट देखा था कि आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही थी, जिसके अंदर आपका m माइनस का n फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव बन गया था। देखिए कुछ फॉर्मूले के अंदर जो आपका W का कुछ फॉर्मूला है, वो जो आपका फॉर्मूला था जिसके अंदर मैं क्वेश्चन को पहले निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन तक देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपके पास कहाँ है, तो ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि सर क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग किस तरीके से करें। क्वेश्चन क्या था आपके पास, 3 आइडेंटिकल स्पिन माइनस का हाफ फर्मियंस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डीजनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। देखिए यहाँ पर आपके पास जो 3 आपके पास क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 हो गई, लेवल कितने हैं 2, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2 हो गई। फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या था, m माइनस का n का फैक्टोरियल, यानी कि क्या बन जाएगा वो 2 माइनस का 3 इक्वल टू क्या, माइनस के 1 का फैक्टोरियल। अब ये माइनस के 1 के फैक्टोरियल को मैं कैसे निकालूं, तो माइनस के 1 के फैक्टोरियल को आप लोग नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। उस फॉर्मूले के आसपास वहां पर लिख भी लीजिए कि अगर आपके m की वैल्यू n से छोटी हो जाती है या फिर n की वैल्यू m से बड़ी हो जाती है, उस केस के अंदर आप लोग इन फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज से ये पता है कि आप उस फॉर्मूले से अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, किस तरीके से आप लोगों ने अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही तो लेवल है आपके पास, इसको खुद कर देख लीजिएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास 2 लेवल हैं, 3 पार्टिकल हैं, कैसे मैं उनको अरेंज करूँ। कैसे आप लोग 3 पार्टिकल को इन 2 लेवल के अंदर अरेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, 2 यहाँ पर 1 यहाँ, या फिर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इस तरीके से तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आप इसको मॉलिक्यूल से बोल सकते हो, भाई आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ रह गए, या फिर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं और 1 मॉलिक्यूल यहाँ रह गए, फिर 1 पार्टिकल आप इसको बोल सकते हो कि आपको क्या गिवन है, फर्मियंस गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ही 2 है। तो कभी कभी आप लोगों को अरेंजमेंट्स खुद भी बनाकर देखनी पड़ेंगी। ऑफकोर्स जब आपको खुद बनाकर देखनी पड़ेगी तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर वो टफ नहीं आएगा। जैसे कि ये रहा, इसका सिंपल सा आपके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल वे हैं। आपके पास 2 लेवल हैं, 3 पार्टिकल को अरेंज करना है। कैसे कर सकते हो, 1 यहाँ 2 यहाँ, ये नहीं कर सकते आपके तीनों को यहाँ पर रख दीजिए। क्यों, क्योंकि फिर इस केस के अंदर आपके पास ऊपर एनर्जी लेवल के अंदर 1 भी पार्टिकल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर साफ मेंशन है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल स्पिन माइनस हाफ फर्मियंस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 नॉन डीजनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। दोनों एनर्जी लेवल भी कैसे हैं, डीजनरेट हैं, तो आपके पास एक ही स्टेट है। कैसे करोगे, एक बार 1 यहाँ 2 यहाँ, या फिर 2 यहाँ और 1 यहाँ, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D2। तो क्वेश्चंस इजी आते हैं, पर आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कब आप किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, कब आप किस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और अप्लाई नहीं कर सकते हो तो किस तरीके से आप उसको करोगे, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज। तो आपको पता है कि आप लोग सिर्फ अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसको तो आप लोग ऐसे करके भी कर सकते हो, क्योंकि लेवल्स ऑफ एनर्जी कितने आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें की थी, कुछ क्वेश्चंस किया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपने पार्टीशन फंक्शन से अपनी थर्मोडायनेमिक एंटीरेस को कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़िएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग RJ अकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोग हमें डोनेट कर सकते हो थ्रू पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।